रुक करते हैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का। लोकसभा स्पीकर से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट आपको बता दें। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं बन पाई है। स्पीकर पद को लेकर तकरार बरकरार है। बिरला एनडीए तो सुरेश होंगे इंडिया के उम्मीदवार। एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए अब चुनाव होने वाला है। तो स्पीकर पद को लेकर तकरार बरकरार है। माना जा रहा था कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच स्पीकर पद को लेकर के सहमति बन जाएगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से डिप्टी स्पीकर पद मांगा गया था। राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई, लेकिन अब लोकसभा स्पीकर पर पेच फंस गया है। सहमति नहीं बन पाई है और 12 बजे ठीक एनडीए की ओर से ओम बिरला ने नामांकन दाखिल कर दिया है और वहीं इंडिया गठबंधन की ओर से के सुरेश ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और अब पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। माना जा रहा था कि इस बार फिर दोबारा ओम बिरला लोकसभा का स्पीकर पद संभालेंगे और एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, लेकिन देखिए पेच फंस गया है। अब ओम बिरला को सीधी चुनौती मिल रही है के सुरेश की। और एक और अपडेट आपको यह भी बता दें कि कल सुबह 11 बजे अब मतदान होना है। देश में पहली बार स्पीकर पद के लिए चुनाव होगा। जिसको बहुमत मिलेगा, जिसे भी ओम बिरला को या फिर के सुरेश को, वो लोकसभा का स्पीकर बनेगा। लेकिन माना यही जा रहा है क्योंकि एनडीए का पलड़ा भारी है, उनके सांसद ज्यादा है, ऐसे में ओम बिरला लोकसभा स्पीकर का पद एक बार फिर संभाल सकते हैं। तो 18वीं लोकसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। लोकसभा में अध्यक्ष पद की लड़ाई जारी है। लोकसभा स्पीकर पद के लिए सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी गठबंधन के बीच सहमति नहीं बन पाई और इसके साथ ही अब कल ठीक 11 बजे स्पीकर पद को लेकर चुनाव होगा। ओम बिरला एनडीए तो के सुरेश विपक्षी गठबंधन की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं। दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया है। और एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है आज की सबसे बड़ी खबर पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर वरुण सखा जी बने हुए हैं और इसके साथ प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद दुबे कांग्रेस नेता, पूर्व महापौर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, इंडिया गठबंधन का पक्ष रखेंगे। संजय जी, प्रमोद जी, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, वो तो डिप्टी स्पीकर का पद मांग रहे थे और सहमति जताने के लिए तैयार थे, फिर पेच क्यों फंस गया? क्या कभी भी सब कुछ ऑल इज वेल बैलेंस नहीं हो सकता संजय जी? देखिए, ऐसा है कि कंडीशनल यदि कोई चीज में सहमति देते हैं तो कोई आवश्यक नहीं है कि सत्ता पक्ष उस बात को माने। जिस तरीके का व्यवहार अभी इंडी गठबंधन का लगातार रहा है चुनाव के पहले और चुनाव के बाद, और यहां तक कि कल जब शपथ हो रहा था तो संविधान की किताब लेकर लहराया जा रहा है, इनके कुचक्र को, इनके कुविचारों को समझा जा सकता है। तो मुझे लगता है कि आज एनडीए को के लिए कहीं दिक्कत नहीं है और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ में है। ये तो इनको बड़ा दिल करके सहयोग करना चाहिए, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं पर विश्वास करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि कंडीशन करके कभी दूसरे दलों के साथ में, हमारे सहयोगी दलों के साथ में कभी सहमति देना, तो ये कुल मिलाकर खेल करने का काम ये कर रहे थे। हमारे पास में पूर्ण बहुमत है एनडीए को, हमारा लोकसभा अध्यक्ष भी बनेगा, हमारा लोकसभा उपाध्यक्ष भी बनेगा। अब विचार करना है गठबंधन को, सामने विपक्ष को गठबंधन करना है कि वो इस चुनाव के अंदर में कितनी अपनी सहमति देते हैं या नहीं देते हैं। तो मुझे लगता है उनको अपनी स्थिति को, संजय जी भी यही कह रहे हैं। और अगर समीकरण की बात की जाए, नंबर्स की बात की जाए, तो नंबर्स भी एनडीए गठबंधन ही पक्ष में है। तो फिर ऐसे में क्या जरूरत है कि आपने के सुरेश का नाम आगे कर दिया? डिप्टी स्पीकर का आप पद मांग रहे थे, लेकिन अगर दोनों ही यहां पर पदों पर मतदान होगा तो क्लियर उनको मैंडेट मिल रहा है। देखिए, इस प्रजातंत्र में इससे पहले जब से 1951-52 से लेकर आज तक के अगर आप देखें तो परंपराओं का निर्वहन सभी राजनीतिक दलों ने किया है, सिवाय भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके। और 10 सालों में भी हमने देखा, न किसान के मामलों में समझौता करते, न मजदूरों के मामले में समझौता करते। जितनी गलत नीतियां हैं उसके बारे में भी वो समझौता नहीं करते। देश की जनता से लेकर के सारे जनप्रतिनिधियों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताई कि नोटबंदी आपके लिए ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक जर्मनी में जो सरकार हुआ करती थी उसी तर्ज पर चलती है कि मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, सब लोग बोले रात है, समय समय की बात है। ये इस पैटर्न पर चलने वाले लोग हैं। अरे क्या होता है डिप्टी स्पीकर का पद? ये तो सम्मान वाली बात होती है कि आप
दूसरे दल के लोगों को कितना सम्मान देते हो। ये तो सीखा नहीं है भारतीय जनता पार्टी वालों ने कभी आज तक के। कम से कम परंपराओं का निर्वहन करना, अच्छे संसद ठीक है, परंपरा के बारे में वरुण सखा जी हमें बताएंगे। ठीक है प्रमोद जी, मैं आ रही हूँ, चर्चा को हम जारी रखेंगे। वरुण जी आप बताइए, परंपरा की बात कर रहे हैं, सम्मान की बात कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि विपक्ष अपने आप को एक मजबूत पक्ष के तौर पर सामने रखना चाह रहा है। जिस तरह से इस बार नंबर्स आए हैं, जो हमने देखा कि इतनी सीट्स इन्हें मिली है, तो क्या समझा जाए कि एक ये ट्रेलर है, इसी तरह से अब जंग हमें हमेशा सदन में देखने को मिलेगी। और नौबत इस बात की कि आजादी के बाद देश में अब पहली बार लोकसभा स्पीकर के लिए भी चुनाव होने वाला है। बिल्कुल, ये बात सही है कि ये पहली बार है ऐसी परंपराएं टूट रही। अभी तक कमोबेश 18-17 डिप्टी स्पीकर्स भारत के अंदर हुए हैं और ये परंपरा रही है, लेकिन जो परंपरा है वो 1967 के बाद आई है। 1967 तक, 1951 से लेकर 1967 तक कांग्रेस के ही डिप्टी स्पीकर रहे हैं, सरकारें भी कांग्रेस की रही हैं। तो परंपरा 1967 से आई है, जबकि ऐसा होता गया है इवन कि जब 360 सीटों के साथ गैर कांग्रेसी सरकार पहली बार बनी थी 1977 में, उसमें भी कांग्रेस को दिया गया था डिप्टी स्पीकर का पद। तो ये परंपरा चलनी चाहिए। जैसे 10 साल मनमोहन सिंह साहब की सरकार रही, 10 साल में 2 डिप्टी स्पीकर्स हुए, एक हुए करिया मुंडा बीजेपी से, दूसरे हुए चरणजीत सिंह अटवाल श्रोमणी अकाली दल से। तो ये परंपरा चलती रही, लेकिन ये परंपरा 2014 में टूट गई। 2014 में डिप्टी स्पीकर थम्बी दुरई बनाया गया, 19 में ये टूट गई। 19 में बनाया ही नहीं गया डिप्टी स्पीकर का, ना इलेक्शन हुआ, ना बीजेपी ने बनाया, ना कोई चुनाव हुआ, ना कुछ हुआ, कोई दिक्कत नहीं थी। अब चूंकि अब इसलिए हो रही है क्योंकि एक अच्छे नंबर्स के साथ विपक्ष में कांग्रेस है और विपक्ष एकजुट है, उसके अच्छे नतीजे भी आए हैं। तो ये पूरे देश में एक मैसेज देना, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया कि एक डिकोड जो किए गए हैं इससे इन नतीजों को, उसमें ये बहुत बात साफ है कि हर मसले पर, हर मुद्दे पर एक ऐसे मत का निर्माण करना जिसमें प्रोसेस होकर कुछ अच्छा निकल कर आ पाए, ये विपक्ष की भूमिका होती है। तो उस दिशा में ये बढ़ा जा रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस मसले पर भी असहमतियाँ हैं। डिप्टी स्पीकर, वैसे दोनों ही स्थितियाँ हैं, बहुत सामान्य सी बात है, पारंपरिक एक पद रहा है, परंपरा रही है। अगर परंपरा का निर्वहन करते तो भी अच्छा था। अब जबकि चुनाव की नौबत आई है तो भी ठीक ही है, क्योंकि चुनाव तो सब जान रहे हैं नंबर्स किसके पास है। आकांक्षा, संजय जी आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि देखिए हमेशा से ये कहा जाता है कि, और होता भी है कि जो स्पीकर पद होता है ना वो सत्ता पक्ष का होता है ना विपक्ष का होता है, किसी भी पार्टी का वो नहीं होता है। लेकिन अब यहाँ पर इलेक्शन होने वाले, तो आपको नहीं लगता कि एक अच्छा कदम एनडीए की तरफ से भी बढ़ाया जा सकता था कि यदि आपको वो तैयार हो गए कि स्पीकर पद आप रखिए और डिप्टी स्पीकर का पद आप हमें दे दीजिए, तो उसमें क्या तकलीफ हो गई? क्योंकि कहते तो आप सभी हैं कि सबका साथ सबका विकास, हम साथ साथ काम करना चाहते हैं, सबको लेकर काम करेंगे। ठीक है संजय जी, मैं आ रही हूं आपके पास, मैं इसका जवाब जरूर लूंगी, लेकिन तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। देखिए उस वक्त की तस्वीर है जब तमाम एनडीए के नेताओं के साथ, अमित शाह के साथ, जेपी नड्डा के साथ पहुंचे हुए थे ओम बिरला नामांकन दाखिल करने के लिए। तमाम यहाँ पर सीनियर दिग्गज नेता हैं, यहाँ पर उन्होंने नामांकन दाखिल किया। और इससे पहले हमने आपको तस्वीर भी दिखाई कि ओम बिरला भी पहुंचे हुए थे तमाम इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ नॉमिनेशन दर्ज करने के लिए। और अब ये तस्वीर ओम बिरला की भी सामने आ चुकी है। संजय जी बात पूरी कीजिए अपनी। देखिए आपने ठीक कहा, थोड़ी देर पहले कहा आपने कि स्पीकर या डिप्टी स्पीकर किसी दल से नहीं होता, तो ये बात को इंडिया गठबंधन को भी समझना चाहिए कि आखिर जिद क्यों, यदि बीजेपी या बीजेपी के एनडीए गठबंधन का बन जाता तो अविश्वास क्यों? देखिए ऐसा है, अभी तो चुनाव के बाद ये चुनाव हो रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। यही महीने भर पहले जब लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होता था, अपने मुद्दों को लेकर चुनाव करना था, तब यही कांग्रेस ने संविधान का माखौल उड़ाया कि संविधान की किताब को पकड़कर यह कहा गया कि एनडीए संविधान को समाप्त कर देगा, लोगों को भ्रमित करने का काम, आरक्षण समाप्त हो जाएगा। जब चुनाव इस स्तर पर आ गया है, चुनाव में इनकी ये हरकत है, तो फिर ये अपने डिप्टी स्पीकर को बनाकर क्या कर सकते हैं, इस बात की भी चिंता सत्ता पक्ष को होती है। तो मुझे लगता है सत्ता पक्ष बिल्कुल सही निर्णय कर रहा है। इनकी हकीकत, इनके पुराने अनुभव, ये तो वो कांग्रेस के लोग हैं जिनके पास में रिकॉर्ड है कि 100 से ज्यादा बार राष्ट्रपति शासन इस देश के अंदर में लगाया इन्होंने, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा दी इन्होंने। तो इन पर किस तरीके से विश्वास किया जाए, विश्वास करने की मजबूरी इनको है। और देखिए चुनाव के बाद स्थितियां परिस्थितियां बदलती है। वरुण जी ने कहा ना कि 52, 57, 62 और 67 में ये परंपरा नहीं थी, बाद में परंपरा बनाने का काम किया गया और तमाम प्रकार के लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को बिगाड़ने का काम, संविधान में परिवर्तन किसने किया? ये कांग्रेस के लोगों ने किया। पर्दे के पीछे जाकर संविधान को बदल देते थे।
जम्मू कश्मीर के अंदर में आर्टिकल 370 कब आया, धारा 35 कब आई? तो ये वो लोग हैं जो सत्ता प्राप्त करने के लिए और अपने लाभ के लिए प्रमोद जी इतना अविश्वास क्यों, बताइए। तो मुझे लगता है अब निर्णय हो चुका है, मुकाबला करेंगे। और मैं आज दावे के साथ में कह रहा हूं कि ये अपने 234 को भी नहीं रोक पाएंगे। चल रही है झूठ बोलने की। संजय जी सुन लेते हैं, प्रमोद जी को सुन लेते हैं, आरोप जो आप लगा रहे हैं उत्तर ले लेते हैं उनसे। देखिए कोई चीजें देखिए भारतीय जनता पार्टी की एक आदत है, अपनी झूठ को दबाने के लिए इनको 100 झूठ बोलना पड़ता है। शुरुआत कहां से हुई? कर्नाटक से इनके एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संविधान बदलने की बात की कि 400 सीट से ज्यादा आ जाएगी तो हम संविधान बदल देंगे। राजस्थान की इनकी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी, महिला थी, उन्होंने भी यही बात कही। और संजय श्रीवास्तव जी दूसरी बात कर रहे हैं। ये सारे झूठे लोग जो होते हैं वो एक झूठ को दबाने के लिए, चूंकि झूठ इनके द्वारा बोला गया था, अब उस झूठ को छुपाने के लिए इनको स्वाभाविक तौर पर 100 झूठ बोलना पड़ता है। उसके ये आदी हो चुके हैं। रही बात परंपराओं के निर्वहन की बात, एक अच्छा मैसेज जो देश को देना चाहिए वो देने में भारतीय जनता पार्टी शुरू से असमर्थ हो गई। प्रमोद जी अच्छा मैसेज तो इंडिया की तरफ से भी नहीं आया ना, देश के प्रति पेज तो फंसी गया। देश में पहली बार अब देखिए लोकसभा पद के स्पीकर पद के लिए भी चुनाव होने वाले, आप अच्छा मैसेज उनको कह रहे हैं तो अच्छा मैसेज तो इंडिया तक की तरफ से भी आ सकता था, गठबंधन की तरफ से। मैडम बड़ा दिल किसको दिखाना चाहिए? जिसकी सरकार हो, जिसको बहुमत हो, उसको बड़ा दिल दिखाना चाहिए। जो विपक्ष में है, इनके आरएसएस प्रमुख कह रहे हैं कि विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, वो विपक्ष न करके वो प्रतिपक्ष कह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके उलट बात कर रहे हैं। अपने ही जो पितृ संस्था है, मातृ संस्था है, उसके जो सर्वोच्च पद पर बैठे हैं उन्हीं का जब ये मखौल उड़ा रहे हैं तो बाकी आम जनता और विपक्ष की पार्टी का ये क्या हाल करेंगे? यू नो वेरी वेल, आप बहुत अच्छे से समझ सकती हैं इनकी नीति क्या है, इनकी नियत क्या है। ये तो अच्छा समय था कि विपक्ष के लोगों को अपने साथ में रख करके डिप्टी स्पीकर का पद दे देते, तो स्वाभाविक तौर पर आज का जो सम्मान है ये 100 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, संजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी तरफ मैं आती हूं, लेकिन वरुण जी आप समझाइए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है डिप्टी स्पीकर का पद जिसको लेकर के पेच फंसा। हालांकि पेच अब लोकसभा स्पीकर पद को लेकर के फंसा हो, लेकिन जो पूरी ये जो कहा जाए कि पिक्चर के पीछे की जो पूरी तस्वीर है ये कहीं ना कहीं डिप्टी स्पीकर से शुरू हुई है, तो जरा उसका इंपॉर्टेंस आप बताइए। देखिए, ये स्वाभाविक होता है कि प्रतिपक्ष का जो उपाध्यक्ष का जो पद होता है सदन के अंदर, वो नॉर्मली एक परंपरागत तरीके से विपक्ष को दिया जाता रहा है। लेकिन जब भी सुपर मेजोरिटी की सरकारें आई हैं तो उन्होंने इस पद को ये कोशिश की है कि वो पद मुख्य विपक्षी दल को ना मिले। किसी ने किसी को दिया, कंसेंसस से हुआ है, लेकिन किसी ने किसी को दिया है। तो इस समय जो एक मुझे जो पेज इसमें दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा जो पेज दिखाई दे रहा है जिसमें असहमतियां बनी हैं, उसमें ये भी एक बड़ा एक फैक्टर है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति प्रपोज किया जाता नाम, तो शायद कंसेंसस बन भी जाता, शायद, नॉट श्योर। लेकिन इसके पीछे एक आधार, एक फैक्टर ये भी है। दूसरी बात कि उपाध्यक्ष के पास जो पद और उसकी गरिमा के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों में बहुत सारे विवेक नहीं होते हैं। अधिकार होते हैं, विवेक नहीं होते। विवेक के मामले में जो है सदन का स्पीकर ही विवेक रखता है अधिकतम मामलों में, और सदन का एक सुचारू संचालन का जिम्मा जरूर उपाध्यक्ष को होता है। बस यह है कि उपाध्यक्ष एक ऑफिशियल प्रोटेक्टेड एक पोजीशन हो जाती है जिसमें उसके पास जो भी डिप्टी स्पीकर बनता है उसके पास बहुत सारे संसाधन खड़े हो जाते हैं, एक फॉर्मल प्रोसेस में वो आ जाता है। ऐसे तो आप सदन में देखेंगे कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति बैठता है सीट पर, ऐसा थोड़ी है कि स्पीकर हमेशा बैठा रहता है। सदन तो 18-18 घंटे चलता है, 20-20 घंटे चलता है कई बार, और कई मसलों पर 24 घंटे भी सदन चला है भारत के अंदर। 10-15 एक घंटे के लिए सिर्फ गैप देकर फिर से सदन स्टार्ट हुआ है। तो कौन बैठता है? स्पीकर हमेशा नहीं बैठते। सदन का कोई भी वरिष्ठ व्यक्ति, सदन का कोई भी व्यक्ति आकर वहां बैठता है। विपक्ष से भी बैठते हैं और पक्ष से भी बैठते हैं। तो उप स्पीकर जो डिप्टी स्पीकर की जो पोजीशन है वो इस तरह की है कि सदन को मूल रूप से चलाना है। ये सिर्फ और सिर्फ दोनों ओर से ये संदेश भारत को देने की कोशिश है कि हमको जो मैंडेट मिला है उस मैंडेट का ये असर है कि मोदी जी अब आप कुछ भी अपने अकेले से नहीं कर पाओगे, और मोदी जी का ये है कि मैं तो करूंगा। बस ये इतनी सी सिर्फ बात है कुल मिला के। ठीक है संजय जी, पीयूष गोयल जब थोड़ी देर पहले मीडिया से मुखातिब हुए, उन्होंने कहा कि ऐसी शर्त है कि कोई खास व्यक्ति या खास पार्टी का ही डिप्टी स्पीकर हो, लोकसभा की किसी भी परंपरा में
फिट नहीं बैठती। आप खुद ही ये बात कह रहे हैं कि किसी खास पार्टी का ना हो, कुछ खास व्यक्ति ना हो, लेकिन अब देखिए चुनाव की नौबत आ गई है। आप भी तो समर्थन कर सकते थे ना विपक्ष का कि ठीक है डिप्टी स्पीकर पद हम आपको देख रहे हैं, फिर खास पार्टी और खास व्यक्ति की बात फिर आप क्यों कर रहे हैं? देखिए ठीक कहा आपने, बिल्कुल परिस्थिति के अनुसार सब निर्णय होते हैं, पुराने इतिहास को देखते हुए सब निर्णय होते हैं। देखिए ये तो परंपरा, एक बार यदि मैं मान लूं तो परंपरा है, लेकिन ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। यदि संवैधानिक व्यवस्था के उलट हम जाते तो हमारे ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता। संविधान बदलने की व्यवस्था तो ये करते हैं। अब ये प्रमोद जी कह रहे थे कि भैया आप संविधान का बोले कि हम बदल देंगे, हम बदल देंगे। यदि मान लो मैंने बोला भी, तुमने तो बदल दिया, कर्नाटक में 15% मुस्लिम आरक्षण दे दिया, तुमने तो कर दिया। अपने हितों के लिए कांग्रेस किस स्तर तक जा सकती है? अभी कह रहे थे आरएसएस प्रमुख की दलील दे रहे थे, हर समय आरएसएस के खिलाफ में खड़े होते हैं, लेकिन इस मामले में कहते नहीं आरएसएस, मोहन भागवत जी ने कहा उस बात को मानना चाहिए। तो भैया अपना कॉन्सेप्ट तो क्लियर कर लो कि करना क्या है। जहां लाभ मिला वहां आरएसएस अच्छा है, जहां हानि हुआ तो दूसरा खराब है। तो ये कांग्रेस स्थायी तौर पर इनकी वैचारिक रूप से ये क्यों राजनीति कर रही है नहीं मालूम इनको। ये तो सबको ले लो, समेट लो भी, मोदी जी को प्रमोद जी से पूछे, प्रमोद जी डिप्टी स्पीकर पद को लेकर कि क्या कोई नाम जो कांग्रेस की तरफ से या इंडिया गठबंधन की तरफ से सबसे आगे चल रहा है, आपको लग रहा है कि डिप्टी स्पीकर पद इन्हें मिलना चाहिए था? 3 चुनाव में इनको 195 मिला है, हम अकेले 240। प्रमोद जी से उत्तर लेती हूँ, बहुत कम समय बचा हुआ हमारे पास। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देखिए कैसे गोल गोल बात कर रहे हैं। 15% आरक्षण क्या है, मुसलमानों को क्यों दिया, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ा दी, क्यों? इसका कोई जवाब है? आप ये बात करते हैं, आपसे लेकर राहुल गांधी तक किसी के पास में जवाब है क्या? दीजिए ना आप कि आखिर कौन सी ऐसी परिस्थिति शुरुआत हो गई कि कर्नाटक में 15% आरक्षण मुसलमानों को दिया, उसको मौका मिलना था, दिया, उसको भी इन लोगों ने तोड़ा। तो ये दाल नहीं, इनकी पूरी दाल काली है, ये दाल में काला नहीं है, ये पूरी दाल काली है इनकी। ये कहते कुछ है, करते कुछ है। इसीलिए आज इतनी चीजें होने के बाद, सीबीआई ईडी से लेकर के सारी चीजें हथियाने के बाद इनकी सीटें इतनी आई। ये चुनाव कहां लड़ रहे थे? ईडी चुनाव लड़ रही थी, सीबीआई चुनाव लड़ रही थी, आईटी चुनाव लड़ रही थी। देखिए संजय जी, प्रमोद जी और मेरे ख्याल से वरुण जी भी मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि अभी सिर्फ ये पिक्चर है, जिस तरह से जो आज दूसरा दिन है, दूसरे दिन ही तकरार हुई, विपक्ष की तरफ से भी उम्मीदवार उतार दिया गया है। इसी तरह की पिक्चर पूरे साल भर और मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल तक हमें देखने को मिलेगी। अब कल 11 बजे मतदान होना है, मतदान के बाद पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि लोकसभा स्पीकर पद किसे मिलने वाला है। हालांकि नंबर जरूर एनडीए की तरफ ही यहां पर इशारा करिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, प्रमोद जी और वरुण जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए आईबीसी 24। नमस्कार। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।